हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको अब बनाया जाएगा, जो कि भी एक बिल है, भारतीय साक्ष्य बिल। अगर वो पास होता है, जो कि पास होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके अंदर हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा। जो कि अभी हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही पुराना एक्ट है, ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया गया एक्ट है। तो उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, मेजर कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ आपको नए सेक्शंस देखने को मिलेंगे और बाकी वही सारी चीज़ें जो हमने उस एविडेंस एक्ट के अंदर देखी थी वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट सही से पढ़ा था तो सही वही सेम चीज़ें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी देखने को मिलेगी और आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा और आसान रहेगा, क्योंकि जितने भी वो जो क्लॉजेज होते थे ए बी जहाँ पे भी आपको देखने को मिलता था, वो सारी चीज़ें आप देखने को इस एक्ट के अंदर अभी के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, जब ये एक्ट बन जाएगा, अभी ये बिल है, तो जब इसको एसेंट मिलेगी, जब ये एक्ट बन जाएगा तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आप जुडिशरी वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी के लिए आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्ज़ाम के अंदर आएगा, जब तक कि ये एक्ट नहीं बन जाता। और जो पुरानी जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनके ऊपर वही एक्ट चलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट ही चलेगा। तो इसके बाद जब ये एक्ट बन जाएगा उसके बाद से एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा और जो नई चीज़ें जहाँ से स्टार्ट होंगी वहाँ से फिर ये एप्लीकेबल हुआ करेगा। अगर इस एक्ट के अंदर देखो, ये जो भारतीय साक्ष्य बिल है, जिसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाएगा, अब इसको एक्ट नहीं बोला जाएगा। जब आप इंट्रोडक्शन क्लॉज भी देखोगे उसके अंदर भी यही लिखा गया है कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलेंगे इसे, हम इसे एक्ट नहीं बोलेंगे। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसके अंदर 3 पार्ट देखने को मिलते थे। 11 चैप्टर देखने को मिलेंगे, उसके अंदर भी हमारे 11 ही चैप्टर थे, तो चैप्टर जो है वो सेम ही है। इसके अंदर एक शेड्यूल भी देखने को आपको मिलेगा कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे कोई कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट आपको शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं था। तो उस चीज़ को इजी कर दिया गया। इसके अलावा जब ये एक्ट बनेगा तो जो चीज़ें और कुछ ऐड करनी होंगी इसके अंदर वो भी ऐड कर दी जाएंगी। तो अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें कि ये एक्ट किस तरीके से बना हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। तो ये 123वां बिल है 2023 का। इसी तरीके से हम जो बाकी दोनों आईपीसी और सीआरपीसी को भी रिप्लेस किया जाएगा उसका भी एक ओवरव्यू करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के चीज़ें उसके अंदर डाली गई है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस जो हैं ऐड किए गए हैं, हटाए गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर चेंज हुई है। तो पहले हम भारतीय साक्ष्य बिल को देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया। तो अगर आप पार्ट 1 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे वही 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। चैप्टर 1 के अंदर प्रीलिमिनरी, जिसको हमने प्रीलिमिनरी बोला है, परिराम्भिक बोला है, जिसके अंदर हमें टाइटल और डेफिनेशन देखने को मिलती है। तो वो जो जितनी चीज़ें पहले हमें अलग से देखने को, जैसे सेक्शन 4 में हम अलग से पढ़ते थे, प्रूव डिसप्रूव, वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन क्लॉज के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी, अलग से आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर जब हम चैप्टर 2 के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा पार्ट 2 का पार्ट है, तो पार्ट 2 के अंदर हमारा चैप्टर 2 आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात की गई थी। तो ऐसी पहले वाले एक्ट के अंदर भी आपको रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर मिलता था, जो कि सेक्शन 5 से शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है सेक्शन 3 से शुरू होकर सेक्शन 50 तक खत्म होगी, जो कि वहाँ पे 55 पे खत्म होती थी। तो अगर आप इसका ओवरव्यू देखो तो यहाँ पे एक जनरल चीज़ बताई गई सेक्शन 3 के अंदर। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होंगे सेक्शन 4 to 14 के अंदर। तो याद करना भी आपके लिए, इसको ध्यान में रखना भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो एडमिशन था अब वो 15 से 27 के अंदर आ जाएगा। चीज़ें वही हैं, बस ये सेक्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जो आपने पढ़ा हुआ है वही चीज़ है, बस आपको सेक्शंस अब दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 28 से 33 जो हमें पहले भी देखने को मिलते थे। जजमेंट व्हेन रेलेवेंट सेम जो हमें पुराने एक्ट में भी था, 34 to 38। सेक्शन नंबर्स बस चेंज हुए हैं। ओपिनियन, जो एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह लेते थे, 39 से 45 में आ जाएगा और करेक्टर की बात सेक्शन 46 से 50 के अंदर कर रखी है, जो हमें लास्ट एविडेंस एक्ट के अंदर भी देखने को मिलता था। तो ये हमारा चैप्टर 2 होता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड। उसके बाद पार्ट 3 आता है, जो कि प्रूफ के बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम चीज़ों को प्रूफ करते हैं। तो अब सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 3 के अंदर दे रखी है। लास्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलता था, कि फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूफ। तो 51 to 53 के अंदर हमें ये दे रखा है कि किन फैक्ट्स को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पार्ट 3 के अंदर आ रहा है। फिर चैप्टर 4 पार्ट 3 के अंदर ये आता है, जिसके अंदर हमें ऑरल एविडेंसेस के बारे में बता रखा है, सेक्शन 54 से 55 के अंदर।
उसके बाद हमें चैप्टर 5 बता रखा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का, सेक्शन 56 से 93 के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की सब कवर हो जाएंगी 56 से 93। तो ये वही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे आपके सेक्शंस नंबर ऊपर नीचे हुए इसके अंदर भी। चैप्टर 6 को अगर आप देखोगे तो एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहाँ पे सेक्शन 91 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे सेक्शन 94 से स्टार्ट होकर 103 पे खत्म हो रहा है, वहाँ सेक्शन 100 तक खत्म हो जाता था ये जो होता था एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाली चीज़। तो सेम चीज़ आ गई। देन जो बर्डन ऑफ प्रूफ था यहाँ पे चैप्टर 4 मतलब पार्ट 4 के अंदर आ रहा है, जो कि हमारा चैप्टर 7 हो रहा है। वहाँ पे 101 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे क्या है 104 से लेके 120 तक हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है। जो प्रिजम्पशन वगैरह है वो सारी ऊपर चली गई है यहाँ पे। उसके बाद चैप्टर 7 अगर हम देखें तो ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में 104 से 120। एस्टॉपल जो हमें वहाँ 115, 16, 17 वहाँ देखने को मिलता था, यहाँ पे हमें चैप्टर 8 के अंदर सेक्शन 121 से लेके 123 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ईजी टू लर्न, ज़्यादा आसान है उससे याद करने के लिए। और जो नए बच्चे होंगे जो पहली बार एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और चैप्टर 9 आता है विटनेसेस का, जो कि 124 से 139 तक होता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 140 से 168, किस तरीके से हम उनको जो चीफ क्रॉस ये सब करते हैं वो सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे रहेंगी। तो किस तरीके से होगा वो 140 से 168 के अंदर किया गया है। और चैप्टर 11 आता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस, किस तरीके से होगा। तो उसके लिए 2 सेक्शंस डाले गए हैं, सेक्शन 169 एंड सेक्शन 170। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, चीज़ें वही हैं, एक स्ट्रक्चर वही है, बट इसको थोड़ा सा और बेटर वे में बना दिया गया जो थोड़ा सा इजी हो जाए चीज़ें। और जो एविडेंसेस लाने के तरीके हैं, साक्ष्य को लाने का तरीका है वो और थोड़ा सा इजी हो जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं उनको किस तरीके से लेके आना है, वो कैसे ऑन रिकॉर्ड इजीली आ सकती है, तो उन चीज़ों को ऐड किया गया है। इनके सब सेक्शंस हम दोबारा से पढ़ेंगे क्या क्या किस सेक्शन के अंदर बोला गया है। हालांकि अगर आपको इंडियन एविडेंस से क्लियर है तो ये भारतीय साक्ष्य बिल के अंदर या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक हमने भारतीय साक्ष्य बिल को देखा कि किस तरीके से बना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। इसी तरीके से जो इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए हम नए बिल लेके आए, उनको भी हम देखेंगे कि उनके अंदर क्या दिया गया। अगर आप अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और उन एग्ज़ाम के अंदर भी अभी वही आएगा जो अभी चल रहा है, क्योंकि ये बिल है, कब पास होता है अभी पता नहीं है। तो आप उस एक्ट की तैयारी सही से करते रहिए। जो भी अभी आपके नियर बाय एग्ज़ाम्स हैं, अगर कोई जैसे JLO का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जो भी आने वाला है आपका, जो कि अभी होने वाला है, तो उसके अंदर आपके वही इंडियन एविडेंस एक्ट, वही CRPC और वही IPC आएगा। तो उसको आप अच्छे से अभी पढ़िए, जब भी आएगा इसको भी कवर कर लिया जाएगा। और इसको इस तरीके से पढ़िएगा कि आपने पहले वो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर क्या बातें बोल रखी हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि भारतीय साक्ष्य बिल किस तरीके से, क्या स्ट्रक्चर है उसका, इसी तरीके से हम बाकियों को भी समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।